एक्चुअल में उर्वी पारवानी है कौन? देखो, इसकी भी ना एक बैक स्टोरी है। तो व्हाट इज जुम्बा एंड व्हाट इज जुम्बा फॉर यू? फिटनेस ट्रेनर बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में क्या रहा है? तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अपनी हेल्थ बाय नहीं कर सकते। क्या जुम्बा से सच में वेट लॉस होता है? वो एक बहुत बड़ा स्कैम है जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे चलता है। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो बैक सपोर्ट रहा है आपका, वो कौन? फर्स्ट टाइम लाइफ में फील किया कि डिप्रेशन क्या होता है, फिटनेस ट्रेनिंग लेने से क्या स्ट्रेस कम होता है? और वो मुझे रियलाइज पता है कब हुआ। जुम्बा इंस्ट्रक्टर और फिटनेस ट्रेनर के लिए आगे क्या फ्यूचर है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। નમસ્કાર મિત્રો, વડોદરા ટોક્સના નવા એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણા પોડકાસ્ટ સ્ટુડિયોમાં વડોદરાના ફિટનેસ ટ્રેનર અને ઝુમ્બા ઇન્સ્ટ્રક્ટર ઉર્વી પરવાની જે છે એ આવી ગયા છે અને આજે આપણી સાથે કંઈક ચર્ચા કરશે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે એમનો જે છે આભાર વ્યક્ત કરીશું કે એ એમનો કિંમતી સમય જે છે ફાળવીને અમારા સ્ટુડિયોમાં પધાર્યા અને અમારું જે ઇન્વિટેશન છે એ સ્વીકાર્યું. थैंक यू सो मच. थैंक यू विपुल फॉर इनवाइटिंग. તો ઉર્વી, आर यू ओके विद गुजराती? नहीं, हम हिंदी में बात कर सकते हैं. गुजराती नहीं आवड़तू? नहीं, समझ आती है, बोलने नहीं आता. कितने साल से रह रहे हो? 16 साल. 16 साल से रह रहे हो और गुजराती नहीं आती है? नहीं. तो अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो ये जो पॉडकास्ट है वो हम शूट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि ये गुजरात है, कोई और स्टेट नहीं है. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि गुजरात में रहना है तो गुजराती ही बोलनी पड़ेगी. हम गुजराती है और वी ओके विथ इट, वी आर ओके विथ इट. ओके, परफेक्ट. तो अब हम बात करते हैं उर्वी जी से कि इन्होंने ये लाइन क्यों चुनी. आप जो है अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बताइए कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेशन दिया इस फील्ड में आने के लिए. ओके. देखो, मेरा ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मुझे ये फील्ड में जाना है. इनफैक्ट इस फील्ड के बारे में मुझे इतना पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना जानते ही नहीं थे फिटनेस फील्ड के लिए, और इतना अवेयरनेस भी नहीं था. लोगों की फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती थी तो उनको किसी जिम फिटनेस सेंटर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ विपुल कुछ 20 साल पहले कि आप फतेहगंज जाइए संगम से, तो आप क्या करोगे? चल के जाओगे, शायद साइकिल पे जाओगे. उस टाइम पे, आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ बाजू की गली से दही लाना है, तो आप क्या करोगे? 2 व्हीलर लेके जाओगे, राइट? मेरे जैसे इंसान तो कार लेके भी जाते हैं लेने के लिए. सो हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना, उसके बाद फिटनेस का इतना अवेयरनेस आया है. तो मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट किया था, मैं फिटनेस के हिसाब से स्टार्ट नहीं किया था. मुझे एक चीज़ से बहुत प्यार था, वो था डांस. और वो करवाते करवाते मुझे जुम्बा के बारे में पता चला यूट्यूब एंड ऑल से. बाद में मैंने जुम्बा की जर्नी स्टार्ट की, तो मैं एक ना फ्लो में गई और चीज़ें अपने आप होती गई. तो जब मेरे दिमाग में ये नाम आता है उर्वी पारवानी, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, एक ही सॉन्ग जो है मेरे दिमाग में चलता है, जुम्बा 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 जुम्बा. तो व्हाट इज जुम्बा एंड व्हाट इज जुम्बा फॉर यू? फॉर मी जुम्बा इज़ अ लाइफ चेंजिंग जर्नी. एंड जुम्बा एक ऐसा फिटनेस फॉर्मेट है जिसके अंदर डांस आता है. तो मैं आपको ना मेरी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. मैं जब 12 साल की थी, उस टाइम पे हम लोगों को बड़ौदा मूव हुए कुछ साल हो चुके थे. एंड हमारा बड़ौदा मूव होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम लोग अजमेर राजस्थान में थे, जहाँ पे हर चीज़ बहुत इजीली मिलती है. ऐसा लगा था हमें गुजरात में कि गुजरात में लिकर बैन है, तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ एक चेंज हो जाएगी. तो पीछे एक छोटी सी बैक स्टोरी है, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं. तो गुजरात हम ये सोच के आए थे कि वहाँ पे लिकर बैन है, लाइफ चेंज हो जाएगी, जबकि हम सब रियलिटी बहुत अच्छे से जानते हैं गुजरात की. जितना यहाँ मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता. सो लाइफ थोड़ी सी सेम रही, बल्कि थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई गुजरात में आने के बाद. तो जब मैं 12 साल की थी, तब हमको ऐसा रियलाइज़ हो गया कि अब खुद के लिए थोड़ा सा कमाना पड़ेगा, शायद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए. तो मेरी एल्डर सिस्टर है, उसने काम करना स्टार्ट किया 16 साल की उम्र में. मैंने 12 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया और मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, बिकॉज मैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी थी. उसके साथ में ना डांस क्लास सिखाती थी. जो डांस क्लास में सिखाती थी ना, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा हैप्पी आवर होता. मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाती थी, नर्सरी जूनियर सीनियर के बच्चों को सिखाती थी, एक प्ले स्कूल में ही जाके सिखाती थी. तो मेरे लिए एक ना एक बहुत बड़ा हैप्पी आवर था. धीरे धीरे मैं बेटर होती गई, मेरे स्टूडेंट्स वैसे होते गए.
तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये फील्ड को एटलीस्ट तब तक तो कंटिन्यू कर सकती हूँ जब तक मैं मेरी पढ़ाई नहीं ख़त्म करती। तो थोड़ा कमाना था, उस हिसाब से मैं इस फील्ड को कंटिन्यू करती गई। मेरा एम एक बहुत सिंपल था, मैं मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं या तो जॉब लूँगी या मे बी शायद बिज़नेस कर सकती हूँ। बट 12 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक आते-आते, एजुकेशन ख़त्म करते-करते जर्नी चेंज होती गई डे बाय डे। मैंने मेरे 12th ख़त्म नहीं हुआ था। 12th में ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, दिवाली के बाद आपको स्कूल नहीं जाना होता है। तो मैंने उस टाइम पे मेरा फर्स्ट स्टूडियो स्टार्ट किया। मेरी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ थी, पर मैंने मेरा स्टूडियो स्टार्ट किया और मेरे घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। पर उसके पहले मैंने जो स्ट्रगल्स देखे थे, लोगों के घर पे जाके डांस सिखाना, लोगों के घर पे जाके वर्कआउट करवाना और जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करते थे, और उस टाइम पे फ़िटनेस का इतना अवेयरनेस नहीं था। डांस का नया-नया अवेयरनेस था, पर लोग उसको इतना अच्छा नहीं मानते थे, तब डीआईडी और ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो लोग उसको फिर भी अच्छा मान रहे थे, फ़िटनेस के लिए इतना अवेयर नहीं थे। उनको ऐसा लगता था, अरे इससे अच्छा घर पे झाड़ू-पोछा लगा दो, इसकी क्या ज़रूरत है। जब मैंने मेरा फर्स्ट सेंटर ओपन किया तो थॉट बहुत सिंपल था, 4 लोग आएँगे, 5 लोग आएँगे, देखते हैं क्या होगा, ट्राई कर लेते हैं। बट यू वोंट बिलीव, 2016 में मेरे फर्स्ट सेंटर को जैन में मैंने स्टार्ट किया था, 2nd जैन को, और अभी हम लोग 10 साल फिनिश करने वाले हैं। तो विदिन 4 डेज़ मेरा वो बैच हो गया था 30 स्टूडेंट्स का, माउथ पब्लिसिटी की वजह से, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में 4-5 साल दे चुकी थी। देन फ़ेब में मैंने सेकंड बैच स्टार्ट किया एंड अगेन वो मेरा बैच हो गया 40 स्टूडेंट्स का। फिर उसके बाद समझ आया कि ये फील्ड से अब मैं बैकआउट नहीं करूँगी और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरीके से मैं ये फील्ड में एंटर हुई। सोच के एंटर नहीं हुई, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो विथ माय एक्सपीरियंसेस। तो जब आपने पहली बार अपनी फैमिली वालों को ये बताया कि मुझे ये करना है, तो थ्री इडियट की जैसे आपके लाइफ में भी ऐसा आया कि फरहान ऐसा बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ? मेरे घर वाले तो वैसे भी कभी मानने के लिए रेडी नहीं थे। मैं जब डांस सिखाती थी तभी भी वो लोग ये चीज़ मानते नहीं थे एंड बहुत बार भूख हड़ताल करती थी मैं कि मैं खाऊँगी नहीं, अगर आप मेरे को डांस क्लास नहीं जाने दोगे, मैं तो जाऊँगी डांस क्लास। उनको ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई में पीछे हो गई हूँ तो उसका रीज़न डांस क्लास है। मैं पढ़ाई में पीछे हुई थी क्योंकि मैं 4-4 घंटे ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मैं 1 ही घंटा डांस क्लास जाती थी, वो 1 घंटा कैसे बिगाड़ सकता है? सो मेरे दिन के 5 घंटे अगर मैं काम कर रही हूँ इन द एज ऑफ 12 और 13, तो डेफिनेटली मैं मेरी पढ़ाई में पीछे जाने वाली हूँ। तो मेरे घर वालों को लगता था डांस क्लास ही कल्प्रिट है, उसने ही सब कुछ बिगाड़ा है। तो वो लोग तो कभी उसके साइड पे थे ही नहीं। बट जब मैंने स्टूडियो ओपन किया 2 महीने बाद, मैंने जब मेरी फैमिली को शेयर किया कि सी दिस इज़ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ, और ये फील्ड है, ये मुझे ग्रोथ देगी। ऑलरेडी इतने लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और उनको भी बाहर से ही पता चला था कि मैंने ये स्टूडियो ओपन किया है। तो फिर उन लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया और मैं नहीं मानती मेरी फैमिली उसमें कहीं भी गलत है। वो एक मेंटालिटी थी उस टाइम की। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव विपुल, ऑलरेडी मुझे इस फील्ड में 5 साल हो चुके थे स्टूडियो ओपन करने के बाद, मतलब उससे तो कहीं ज़्यादा साल हो चुके थे। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एंड मैं व्हीलचेयर पे थी। मैं कॉल लेने से लेके क्लास कराने से लेके एवरीथिंग, आई वाज लाइक वन पर्सन फॉर माय स्टूडियो। मेरे पास कोई एडमिन टीम नहीं थी, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं थे, मैं सब कुछ खुद करती थी। एंड जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, मैं व्हीलचेयर पे आई थी, तो मैंने ऐसे कहीं लोगों को बोलते हुए सुना, स्पेशली मेरे समाज के लोगों को, सिंधी समाज के लोगों को, कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, स्टेज पे इतना ज़्यादा नाचती थी, ऐसा लड़की अच्छी लगती है ऐसा स्टेज पे नाचते हुए। सो दे वर एक्चुअली रिफरिंग टू हैप्पी स्ट्रीट एंड फन स्ट्रीट एंड उनको ऐसा लगता था कि मैं खुद भी ऐसा कर रही हूँ और मैं मेरे समाज की फीमेल्स को भड़का रही हूँ बाहर निकलने के लिए। तो तब लोगों का मेंटालिटी बहुत ऐसा टैबू था। अब चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि आपके जो रिश्तेदार है वो ऑब्वियसली आपके फैमिली वालों को ये बोलते होंगे कि आपकी बेटी ये क्या कर रही है। हाँ, एक टाइम पे बोलते थे। तो किसी ने डीमोटिवेट किया आपको, ये सब चीज़ों से आप डीमोटिवेट हुए? मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैं उस चीज़ में बहुत क्लियर थी और अब वही सब लोग बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। पर मुझे लगता है वो एक वक़्त की बात होती है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। टाइम इंडिया का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। एक टाइम पे इंडियंस की मेंटालिटी बहुत अलग थी, आज के ज़माने में बहुत अलग है।
और अलग अलग लोकेशन पे अलग मेंटालिटी होती है। अभी इंडियंस को आप अमेरिका में जाके देखोगे तो उनकी मेंटालिटी और भी ज्यादा अलग है, तो वो वक्त लगता है चीजें बदलने में। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वो है तालियां। यस। तो जुम्बा नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? डांस, फिटनेस या फन? ऑल टुगेदर, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो अब हम बात करते हैं कि जुम्बा और जिम के वर्कआउट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या तफावत है? देखो, ज़ुम्बा और किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर आपको अपनी बॉडी को बेटर करना है, तो उसके लिए आपको कार्डियो भी चाहिए, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी चाहिए, टोनिंग भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। सो इन सबका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आज अगर आप एक जिम में जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही फोकस है, वेट ट्रेनिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है, सो यू आर रॉन्ग। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे 5 के 5 दिन ज़ुम्बा करना है, मुझे 5 के 5 दिन कार्डियो करना है, 6 दिन कार्डियो करना है, सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो किसी में कोई ऐसा वो कंपटीशन नहीं है कि ये करना है वो करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टुगेदर इज इम्पोर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, कई लोग मुझे जुम्बा की वजह से जानते हैं। शायद रिसेंटली मुझे कई सारे लोग चेयर वर्कआउट की वजह से जानते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे रील 70 मिलियन क्रॉस कर गए, चेयर वर्कआउट स्पेसिफिक रील्स। तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ वही करवाती हूँ, बट ऐसा नहीं है। वी केटर अ लॉट ऑफ वर्कआउट फॉर्मेट, जैसे पिलाटिस हो गया, बॉडी वेट ट्रेनिंग हो गई, बेसिक वेट ट्रेनिंग हो गई। उसके अलावा हम लोग योगा भी करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। तो वी वर्क ऑन पीपल्स बॉडी इन अ वे कि उनको कार्डियो भी मिले, उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी मिले, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी वर्कआउट हो रहा है और मेंटली भी पीस मिल रहा है, बिकॉज आजकल मेंटल हेल्थ से ऊपर और कुछ है नहीं। तो आप अगर ऐसे सोचते हैं कि ये नहीं वो, ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज द बेस्ट। आजकल आप जिम में भी देखो जुम्बा सेशंस होते ही हैं, जिम में भी देखो योगा सेशंस होते ही हैं। कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि आपकी फैमिली के अलावा जो आपके रिलेटिव्स थे वो बोलते थे कि मतलब स्टेज पे नाचती है, ये है। तो मैंने आपके प्रोफाइल पे ये भी देखा था कि आप जो है बैली डांस भी मतलब करते हो, सिखाते हो। तो बैली डांस को लेकर लोगों के मन में क्या मतलब वो सोच है? 5 साल पहले बेली डांस को लेके लोगों के मन की जो सोच थी वो तो अलग थी, वो शायद हम सबको पता है। आज के टाइम की मैं आपको सोच बताऊं, जब हमारे बेली डांस के सेशंस होते हैं, अब मेरे क्लासेस तो फीमेल्स के ही हैं, तो वो फीमेल्स के एक्सप्रेशन पहले बहुत अलग होते थे। वही फीमेल्स अभी ऐसा ऐसे देखती है, वाओ यू आर लुकिंग सो हॉट द वे यू आर डूइंग इट। एंड उन लोग के जो एक्सप्रेशन होते हैं, काफी फीमेल्स को ऐसा होता है कि मुझे भी अब ऐसा करना है। तो अभी लोगों की मेंटालिटी हर चीज में चेंज हो रही है। और फिटनेस ट्रेनर बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में क्या रहा है? फिटनेस ट्रेनर बनने के बाद आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर मुझे आज मैं खुश नहीं भी हूं ना, तो मुझे मेरे क्लास में एक स्माइलिंग फेस के साथ एंटर होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कितने भी थके हुए हो, आप ऐसे प्रोफेशन में हो कि आपकी बॉडी का यूज उसमें होने ही वाला है और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो वो एक ड्रॉबैक है, बट बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो उर्वी, आपकी ट्रेनिंग फिलोसॉफी क्या है? आप किस तरह के अप्रोच में विश्वास रखते हो? ऐसी चीज जो लॉन्ग रन में आपके साथ चल सके, जो शॉर्ट टर्म नहीं हो। जैसे फिटनेस फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि लोग, फॉर एग्जांपल किसी को गेनिंग करना है, ठीक है, तो लोग उसके लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। किसी को पतला होना है तो लोग अगेन उसके लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल ओजेम्पिक बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, विच इज़ द इंजेक्शन जो क्रिएट की गई थी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। वो एक हेल्थ को रिकवर करने के लिए एक इंजेक्शन जो क्रिएट की गई थी। आजकल वही इंजेक्शन लोग यूज करते हैं पतले होने के लिए। सो वो सब शॉर्ट टर्म रिजल्ट है, वो लंबे नहीं चलने वाले। लोग ऐसी ऐसी सर्जरीज करवाते हैं कि उसके बाद वो लोग कुछ खा नहीं पाते हैं, खाते हैं तो वॉमिटिंग्स होती है। आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करने वाले हो। और ये चीज़ याद रखना कि आपकी बॉडी एक अकेली ऐसी चीज़ है जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है, तो उसके साथ आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज मत करो। आगे जाके आप सफर ही करने वाले हो। सो देर इज नो शॉर्टकट टू योर बॉडी। अगर आपको उसको बेटर करना है इन एनी फॉर्म, आपको गेनिंग करना है, आपको लॉस करना है, वट एवर वे, वर्क हार्ड फॉर दैट। ऐसी कोई मेडिसिन होती है जिससे हम मोटे हो जाते हैं, जिससे हम पतले हो सकते हैं, ऐसा कुछ? है तो बहुत कुछ, बट सेफ नहीं होता है वो, क्या अनंत हेल्दी पानी नहीं है। को इसके बारे में नहीं पता?
ऑफ कोर्स पता होगा, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स उनको पता होगा, बट देर बीइंग अ रिचेस्ट मैन ऑल्सो उनकी हेल्थ के जो इश्यूज हैं, आई थिंक उसके बारे में हम सबको पता है। तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अपनी हेल्थ बाय नहीं कर सकते। शायद वो सेफ तरीका भी नहीं है, इसलिए शायद वो नहीं अपनाते होंगे। यस, वेट लॉस किया है, वेट गेन भी हुआ है उसके बाद। मेनली पता है फिटनेस क्या होता है, जो आपकी हेल्थ को बेटर करे। दिखना सब कुछ नहीं होता है, ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, बट आपकी हेल्थ भी बेटर होनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, रिसेंटली उन्होंने, बिकॉज ये पेल्विक कैंसर बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे कि आप बॉडी चेकअप करवाओ, बॉडी चेकअप करवाओ। इवन दो मैं बॉडी चेकअप करवाती थी, तो रिसेंटली मैंने उनके पास सोनोग्राफी करवाई, एंड देन ही टोल्ड मी, डू यू नो यू आर पीसीओडी पॉजिटिव। पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर 4 लड़कियों में से एक लड़की को होती ही है, पीसीओडी। अब वो क्या होता है, वो लाइफस्टाइल की वजह से ट्रिगर कर जाता है, उसमें पीरियड साइकिल डिले होता है, लंबा चलता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत मेजर इश्यूज होते हैं, बाल फेस हेयर आते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पीसीओडी के रिलेटेड लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। अब उसने मुझे ये बताया कि तुझे पीसीओडी है, तुझे पता है, एंड देन ही आस्क्ड मी कि तेरा पीरियड साइकिल कैसा है। मैंने बोला मेरा पीरियड साइकिल कंप्लीटली रेगुलर है। तो उसने मुझे ये बोला कि तेरा वर्कआउट तेरे लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है। और मुझे मेरा बचपन का वो एक वक्त याद है कि मैं हर सैटरडे, क्योंकि स्कूल का हाफ डे होता था, मैं रेगुलर डॉक्टर के पास जाती थी, गायनिक के पास जाती थी, क्योंकि मुझे इतना मेजर पीरियड का इशू था। बट देन जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। मैंने मेडिसिन लेना भी बंद कर दी थी, और मुझे आज तक वो प्रॉब्लम ट्रिगर नहीं किया है। सो व्हेन योर लाइफस्टाइल इज गुड, उसमें 1 या 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है। पहले के टाइम पे हमारी मम्मियाँ पता नहीं क्या क्या कितना काम करती थी घर का, कितना फिजिकल एक्टिविटी करती थी, तो उस टाइम पे हमने पीसीओडी जैसा वर्ड सुना ही नहीं था। अब फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज कम होती जा रही है, तो बहुत सारी बीमारियां हम सुन रहे हैं। अभी वॉशिंग मशीन आ गया है, अभी क्या है, नौकरानी को रख रहे हैं घर पे काम करने के लिए। कुछ बाहर जाना है तो इंस्टामार्ट पे से कुछ मंगवा लेते हैं, बाहर नहीं जाना है, ये सब चीज़ें शायद इफेक्ट कर सकती है। इफेक्ट कर रही है, बट आई थिंक फीमेल्स के लिए वो चीज़ एक तरीके की ब्लेसिंग भी है, क्योंकि हम पहले की फीमेल्स की अगर लाइफ देखें तो उनकी कोई लाइफ ही नहीं थी। आज की फीमेल की लाइफ देखो, अगर आप 60-70 ईयर या 80 ईयर की एक विमेन जो इंडिया में रहती है, और 70-80 ईयर की एक ऐसी विमेन जो यूएस में रहती है, भले वो फिर वहाँ पे इंडियन ही हो जो वहाँ पे रहती है, आप दोनों की बॉडी देखोगे ना, बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। यहाँ पे हमारी 70-80 ईयर्स की जो ग्रैंड मदर्स होती है, किसी के घुटने घस गए हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी का हिप का सर्जरी हुआ है, और आप यहाँ की ग्रैंड मदर्स देखो ना, तो वो एकदम ऐसा क्रेजी एक्टिव होती है, वो लगेगी ही नहीं वो 70-80 साल की। और ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं। इंडिया डेफिनेटली बेटर हो रहा है। अब इन लोगों की हम लोग बात करें तो ये लोग घर का कोई काम नहीं करते इतना ज्यादा, बट डिफरेंस क्या है, वो लोग एक्टिव उतना ज्यादा है, उन्होंने हमेशा से अपनी हेल्थ को उतना प्रायोरिटी दिया है। तो ये जो काम वाली बाइयां आ चुकी हैं, वॉशिंग मशीन्स आ चुकी है, ये इंडियन फीमेल्स के लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है, क्योंकि घर में रहना किसी को भी नहीं पसंद आएगा, पूरा दिन घर पे बैठ के एक एक काम कर रहे हो। बट दूसरी चीज, अगर हमारी लाइफ बेटर होती जा रही है, मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग, तो मॉडर्नाइजेशन से ये चीज भी सीखो कि वो लोग अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, हम लोग नहीं देते हैं, तो हमें वो देना चाहिए। बहुत सारे लोग लाइपोसक्शन सर्जरी करवाते हैं, वो सही है या नेचुरली जो है फैट लॉस करना सही है? देखो, अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हो, अपने 150 किलो के हो गए हो, आप चल ही नहीं पा रहे हो, आपको लगता है आपने वर्कआउट ट्राई कर लिया, सब ट्राई कर लिया, आपसे हो ही नहीं रहा है, देन फॉर दोज पीपल इट इज़ फाइन। बट इफ़ यू कैन वॉक, इफ़ यू कैन करेक्ट योर डाइट, देन मुझे लगता है ऐसी सर्जरीज नहीं करवानी चाहिए। अगेन सेम चीज़, आपकी बॉडी एक अकेली ऐसी चीज़ है जो आपके साथ एंड तक रहने वाली है। सो उसको मजाक मत बनाओ, ट्रीट ऐसा मत करो, क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन वैसे भी कम हो रहा है। पहले लोग 100 साल जीतते थे, आज लोग 50-60 में भी लाइफ स्पैन हमारा बहुत कम हो गया है। बीमारियां बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक नॉर्मल होता जा रहा है, कॉमन होता जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां कॉमन होती जा रही है। एज अ फिटनेस ट्रेनर, उर्वी पारवानी 24 घंटे में से
ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम निकालती है? 12 से 13 घंटे सिखाने के लिए। एक दिन में कितने बैचेस लग जाता है? इजीली 10 to 11 बैचेस। और कभी मूड नहीं हुआ कि नहीं जाना है, तो मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाना पड़ेगा। इट इज़ अ नेसेसिटी, इट इज़ योर बिजनेस, इट इज़ योर बेबी, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हम्म तो एक सवाल मैं आपको ऐसा पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है अपनी ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर नहीं कर पाते? ऐसा फैक्टर क्या है लोगों की लाइफ में? ऐसा तो क्या होता है खास करके फीमेल की लाइफ में? मोटिवेशन, और कुछ नहीं। मोटिवेशन एंड ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बड़ा एक रीजन है फीमेल्स की लाइफ में। बट देन दूसरी चीज, अगर आप जिम्स और इन सब का रेशियो देखोगे, और अगर आप हमारे क्लास का अगर रेशियो देखोगे, तो हमारे यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसा नहीं है लोग 1 साल की फीस पे करते हैं और आते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग उनको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं आने के लिए। बीच में हमने एक चीज़ स्टार्ट की थी कि अगर आपकी अटेंडेंस महीने में 4 से ज़्यादा अगर आपकी छुट्टियां हो रही है, तो आपको 500 स्कॉट की पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा भी हमने बहुत ऐसे अखतरे किए हुए हैं क्लाइंट्स के साथ। लेट आने पे पनिशमेंट, छुट्टियां मारने पे पनिशमेंट, कोई जेन्यून रीज़न है तो आपको बताना पड़ेगा। तो लोगों को मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा बहुत ईगो रहता है, तो फिर उनसे फिर प्यार से बात करनी पड़ती है कि वी आर पुशिंग यू ओनली फॉर योर गुड हेल्थ। तो हमारे यहाँ पे अटेंडेंस का रेशियो बहुत हाई है, क्योंकि हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं। सो वी आर इन अ फील्ड जहाँ पे ट्रेनर्स वर्कआउट करवा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक जिम कि आप जा रहे हो, आप खुद से करके वापस आ रहे हो, अनलेस एंड अनटिल यू बाय अ पर्सनल ट्रेनर। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे हम ट्रेनर्स ही उनको मोटिवेट कर रहे हैं ऑल द टाइम, एंड दे आर कनेक्टेड टू अस। अगर क्लाइंट्स नहीं आते तो हम लोग उनको रीच आउट करते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो इतने दिनों से, तो मोटिवेट तो हम उनको कर लेते हैं। तो आपके स्टूडेंट्स आपको किस नज़रिए से दिखते हैं? वो आपसे डरते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और कोई मान लो कि नया आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई इंक्वायरी करने के लिए आपके पास आया है, हम्म तो वो सबसे पहले आपसे क्या सवाल करता है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर कोई एकदम नया इंसान है और उसने आज क्लास अटेंड कर लिया, फर्स्ट सेशन है, तो वो तो पहले शॉक में चला जाता है कि चल क्या रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि एक स्टेप समझ आता है, दूसरा स्टेप आ चुका होता है और सब लोग कर पा रहे हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या मैं कर पाऊंगी? तो उनको फिर ऐसा थोड़ा समझाना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है। डोंट वरी, 5 दिन लगेंगे, आपको थोड़ा हैबिट होगी, उसके बाद आप इजीली कैच कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो डेवलपमेंट होता है टाइम के साथ। देखिए, मैं यूट्यूब क्लासेस भी चलाता हूँ, तो जो यहाँ पर आते हैं वो मुझसे पूछते हैं, पहला सवाल उनको ये उनका वो होता है कि क्या मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, क्या मेरा चैनल 100% ग्रो हो जाएगा? हाँ, तो ऐसे कोई सवाल आपसे करता है कि मेरा वेट लॉस 100% हो जाएगा? ये तो आई थिंक हर किसी का सवाल होता है। स्टार्टिंग में जैसे ही ज्वाइन करने के लिए, इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं, जहाँ पे मेरी एडमिन टीम हैंडल करती है, तो पहला सवाल ये होता है कि 3 महीने में कितना वजन कम होगा, ये लिख के दो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं 1 महीना अगर ज्वाइन कर रही हूँ तो क्या मेरा 10 किलो कम हो जाएगा? वैसे क्वेश्चंस तो आते हैं बहुत ज्यादा। कोई कोई ऐसे आते हैं कि 1-2 महीने के बाद मेरी शादी है, मुझे बाहर जाना है, क्या 2 महीने में मेरे में फर्क दिखने लगेगा या नहीं? ऐसा कोई? ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। और हमारे लिए लोग ऐसा सोचते हैं ना कि 1 जैन जो होता है, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन करते हैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन की वजह से। गुजरात में गोल्डन पीरियड होता है दिवाली के बाद का टाइम। जैसे ही अभी बच्चों के वेकेशन खत्म होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, सबको एकदम से याद आएगा कि अरे अब तो हमको पतला होना है, क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है, ये साल खत्म होने वाला है, हमने ये साल कुछ किया नहीं। तो लोगों का वेट लॉस का तो जो मोटिवेशन होता है ना, वो गजब लेवल होता है, पर वो 1-2 हफ्ते ही चलता है। तो क्या जुम्बा से सच में वेट लॉस होता है? फिटनेस से सच में वेट लॉस होता है। जुम्बा एक कैटेगरी है जिसमें हम कार्डियो कर रहे हैं। तो हम लोग का वर्कआउट का फॉर्मेट ही इस तरीके से रहता है, कार्डियो, स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग, टोनिंग, योगा एंड प्लस डाइट प्लान। तो इन सब के कॉम्बिनेशन में अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वेट लॉस होता है।
5 to 6 kgs तो इजीली होगा अगर आप रेगुलर हैं तो। 3 इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस कोई भी? ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, मतलब आप जो खा रहे हैं वो उसकी कैलोरीज आपकी कम होनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल आपको सारे तरीके के वर्कआउट करने पड़ेंगे। 3 एक्सरसाइज से कभी कोई वेट लॉस नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे चलता है। तो आपका कोई ऐसा क्लाइंट, आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका ट्रांसफॉर्मेशन देख के आपको खुशी हुई हो या आप इमोशनल हो गए हो क्योंकि उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हो, ऐसा कोई इमोशनल केस कनेक्शन? ऐसे बहुत सारे हैं, बट मैंने एक बहुत बड़ा, काफ़ी फीमेल्स में ये चीज़ मतलब एग्जाम्पल देखा है। काफ़ी फीमेल्स इस रीज़न से अब क्लास ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन चुका है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे-ऐसे लोगों का मैंने देखा है जिन लोगों ने 40s का एज क्रॉस कर लिया है, उन्होंने क्लास इसके लिए जॉइन किया है क्योंकि उनका वेट पुट ऑन हो गया, उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए इतनी मेडिसिन ली और 40 की एज के बाद उन्होंने कंसीव कर लिया है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका फर्टिलिटी लेवल बढ़ जाता है। तो 40 प्लस की एज की फीमेल्स ने कंसीव किया है, बेबी डिलीवर किया है, इतना हेल्दी बेबी डिलीवर किया है। तो वो एक बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एज पर पीपल्स थॉट आप 35 के बाद बच्चा डिलीवर नहीं कर सकते हो, कंसीव नहीं कर सकते हो, बट मैंने 40 प्लस वाली फीमेल्स को भी देखा है। ऐसा देखा गया है कि जिन फीमेल्स का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है उनको जो है मतलब बच्चा पैदा करने में जो है बहुत ही मुश्किल होती है ज़्यादा फैट होने की वजह से, तो जुम्बा उसमें इफ़ेक्टिव है? डेफिनेटली 100%। जैसा मैंने कहा फर्टिलिटी लेवल आपका बहुत पीक पे जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, और ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, ये मेल में भी इक्वल रहता है। पर बच्चे को कैरी करने के लिए आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके लिए वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, पहले कपड़े धोते थे, बर्तन मांजते थे, पोछा लगाते थे, तो वो सब भी एक्सरसाइज ही होती थी। अब वो सब बंद हो चुका है, तो इसलिए आपको फिटनेस क्लासेस की ज़रूरत है अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। पहले की मम्मियाँ 10-10, 12-12 बच्चे डिलीवर करती थी, वो भी इतना ईजिली, क्योंकि वो इतना काम करती थी घर में, इतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थी। प्रेगनेंसी की सबसे पहली एक्सरसाइज होती है स्क्वाट में बैठना। प्री नेटल योगा में स्क्वाट में बैठो, मलासन करो, जिसको हम योगा की लैंग्वेज में मलासन बोलते हैं। देन फिर जो पोछा लगाने के लिए हम डक वॉक करते थे ना, आगे ऐसा चलने वाला, फीमेल्स आई थिंक कैन रिलेट विथ दिस, तो वो प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेस के अंदर आता है, प्री नेटल के अंदर आता है। तो ये सब हम ऑलरेडी करते आ रहे थे सालों से, बस फर्क इतना है वो सब बंद हो चुका है, तब आपको फिटनेस क्लासेस की जरूरत है। और जुम्बा में कैसे म्यूजिक यूज होता है? लैटिन अमेरिकन म्यूजिक यूज होता है क्योंकि जुम्बा, ये आपको नहीं पता होगा, जुम्बा एक ऐसी कंपनी का नाम है। एरोबिक्स, पिलाटेस, ये सब एक फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। जुम्बा एक कंपनी का नाम है जो यूएस बेस्ड कंपनी है, और अभी का मुझे पता नहीं, पर 2015 या 16 का रिपोर्ट था कि वो $500 मिलियन की कंपनी है। मतलब आज के टाइम पे तो पता नहीं क्या ही नंबर होगा, बट वो एक बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो यूएस बेस्ड है, और इसलिए उनके मैक्सिमम म्यूजिक जो होते हैं वो लैटिन अमेरिकन होते हैं। बट इंडिया तक आते आते बॉलीवुड, देन गरबा, देन मराठी, वो सब उसके अंदर ऐड हो जाता है। ऑफिशियली जुम्बा इज लैटिन अमेरिकन सॉन्ग्स, बट आप देखेंगे जुम्बा के नाम पे मैक्सिमम लोग बॉलीवुड करवाते हैं क्योंकि क्लाइंट्स का डिमांड होता है वो। अगर शेकी शेकी फेमस हो गया सॉन्ग रिसेंटली, तो शेकी शेकी क्लाइंट का डिमांड रहेगा ही, आपको उनको करवाना ही पड़ेगा। फिर भले आप उसका नाम चेंज कर दो, आप उसको बॉलीवुड फिटनेस कर दो उस क्लास के नाम को, बट जुम्बा इज बेसिकली लैटिन अमेरिकन सॉन्ग्स। अभी आप मुझसे सवाल करो कि आपने जुम्बा का नाम पहले कहाँ सुना, आप मुझे सवाल करो। आपने कहा सुना था जुम्बा का नाम? एक्चुअली मैं जाता था फन स्ट्रीट में, तो वहाँ अच्छा। पे एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर आते थे, जुम्बा डांसर, जिनका नाम उर्वी पारवानी है। वो स्टेज पे चढ़ते था तब अनाउंस होता था कि हमारे साथ जो है यहाँ पर उर्वी पारवानी है जो कि जुम्बा फिटनेस ट्रेनर है। तो तब मुझे पता चला कि जुम्बा ऐसा नेम जो है, मतलब ऐसा भी कुछ होता है। और मेरा यही मानना है कि वडोदरा में जो है फन स्ट्रीट के बाद ये जो नाम है जुम्बा, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे ट्रेंडिंग में आया, और उसके बाद जुम्बा के साथ साथ उर्वी पारवानी का भी जो नाम है वो यहाँ पे जुड़ गया। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट पार्ट, क्योंकि
वो एक ज़माना था जब लोगों के 200-300 फॉलोवर्स होते थे और फन स्ट्रीट हैप्पी स्ट्रीट से स्टार्ट हुआ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता था। फन स्ट्रीट वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज करता था। सो उसके बाद मेरे 9000 फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे। तब लोगों के 200-300 फॉलोवर्स होते थे, क्योंकि तब रील्स वील्स नहीं होते थे, तब लोग सिंपल पोस्ट करते थे। तो फन स्ट्रीट ने एक मुझे भी बहुत अच्छा फेम दिया, और फन स्ट्रीट हैप्पी स्ट्रीट ने जुम्बा को भी बहुत फेमस किया बड़ौदा में। तो अभी तो आपके जो है 400 के यानी कि 4 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। यस। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है और ये मुकाम पे आप कैसे पहुंचे हो, और वडोदरा की जो ऑडियंस है उनका क्या रोल रहा है इसमें? देखो, मेरे इंस्टाग्राम पे 400K है एक अकाउंट पे, दूसरे अकाउंट पे 200K है, एंड फेसबुक पे इट्स 1.6 मिलियन। और जब मैं रेशियो देखती हूँ तो उसमें बड़ौदा का रेशियो काफ़ी हाई है, 30% है रेशियो। तो आई फील वेरी हैप्पी कि मतलब एक इंडिया का पार्ट जो है, इंडिया में से बड़ौदा का रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी सिटी में हूँ जो बड़ौदा ना अपनी जगह पे हर चीज़ में मस्त है। बहुत बहुत प्यारी सी सिटी है। जो बड़ौदा में रह चुका है ना, वो बड़ौदा छोड़ने के लिए कभी रेडी नहीं होता। बड़ौदा का चार्म ही वैसा है। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस सिटी। तो आपका मतलब है कहने का कि आप वडोदरा में ही किसी के साथ सेटल हो जाएंगे, शादी कर लेंगे? डेफिनेटली। सो आई ऑलरेडी हैव समबडी जो बड़ौदा का ही है, पर वो करंटली यूएस में है, एंड लास्ट 3 साल से यूएस में, बट ही इज गोइंग टू कम बैक आफ्टर अ ईयर और 2 जब चीज़ें वर्कआउट करेगी। वाह, मेरा प्रिडिक्शन पावर बहुत ही अच्छा है। हाँ, एंड ये चीज़ मैंने अभी शेयर नहीं की है, बहुत जल्दी 1-2 दिन में इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट भी करने वाली हूँ। सो मैं रिसेंटली यूएस में थी एंड ही प्रपोज्ड मी, सो एंगेजमेंट काइंड ऑफ। इंडिया में उसको एंगेजमेंट नहीं मानते। इंडिया में एंगेजमेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा गैदरिंग, दोनों रिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बट अमेरिका में इट्स एंगेजमेंट। सो उसने मुझे प्रपोज किया था, रिंग एक्सचेंज हुई, वैसा वाला। नॉर्मल पॉडकास्ट में जो आपके चेहरे पे स्माइल थी और अभी जो स्माइल है उसमें बहुत ही कुछ अलग तरीके की स्माइल अभी लग रही है। डेफिनेटली और फीलिंग ही अलग होती है। और आप लोगों ने जो है उर्वी पारवानी जी को बहुत ज़्यादा देखा होगा फन स्ट्रीट में, इंस्टाग्राम पे। मुझे बहुत कम देखा होगा, और हम दोनों को एक साथ बहुत कम देखा होगा। एक वीडियो हमने साथ में किया था रसलपुर का, रिपारियन रिसोर्ट करके Yes. नाम था, जिसपे 40,000 समथिंग कुछ व्यू गए थे। ये है वो वीडियो, टेक अ लुक। सबसे बेस्ट पार्ट रिपारियन रिसोर्ट का ये है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सी नदी पे है, और वो नदी का नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो ये है वो वीडियो। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, 3.5 साल बाद हम मिल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे हम दोनों ने हमारी जर्नी भी शेयर की थी। आपने आपकी जर्नी के बारे में बताया था, कैसे आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और आप जॉब करते थे, रेगुलर हाल ट्रैवल करते थे, कैसी थी आपकी लाइफ और अभी कैसी है आपकी लाइफ। तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों की जो जर्नी थी काफ़ी स्ट्रगल वाली थी, और अभी एक साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। यस। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो हम फिर से जो है टॉपिक पे आते हैं कि फीमेल की ट्रेनिंग पुरुषों की ट्रेनिंग से, यानी कि मेल की ट्रेनिंग से कितनी अलग होती है? उसमें कुछ अंतर होता है? देखो, वो ना माइंडसेट पे है। आजकल मेल्स को ऐसा लगता है कि वेट ट्रेनिंग ही करनी चाहिए, और फीमेल्स को लगता है सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों के स्ट्रेंथ में डेफिनेटली बहुत फर्क है। फीमेल से कंपैरेटिवली मेल का स्ट्रेंथ हमेशा हाई ही रहेगा। वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी बॉडी एनाटॉमी ही ऐसी है। बट ऐसा कुछ नहीं कि उनकी ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए। इट कैन बी सेम। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो, इन दोनों में से आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस है। दोनों में से कोई भी एक ऐसा सेगमेंट नहीं है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिटनेस ट्रेनिंग लेने से क्या स्ट्रेस कम होता है? बहुत कम होता है। आप ये चीज़ नोटिस करना, मैंने खुद ने नोटिस की है। मैंने एक टाइम पे, सो माय पार्टनर गुलशन, व्हेन ही वाज मूविंग, जब वो इंडिया छोड़ के जा रहा था, यूएस जा रहा था, तो वो इसी थॉट के साथ जा रहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, और ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस यहाँ पे है, तो मैं इंडिया छोड़ नहीं सकती हूँ। तो उस टाइम पे वो एक मेरा फेस था। मैं इतना इजीली ना चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ किसी के साथ भी। मेरे बहुत
लिमिटेड लोग हैं, तब मेरे हर एक क्लाइंट को, मेरी पूरी टीम को दिख रहा था कि कुछ तो चल रहा है मेरे साथ। और वो टाइम था जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फील किया कि डिप्रेशन क्या होता है। पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ, ऐसे 15-20 दिन मैंने निकाल लिए थे। एंड मैंने तब ना ब्रेक ले लिया था काम से, क्योंकि टच वुड मेरी टीम सेट हुए 1-2 साल हो चुके थे, तो मुझे पता था कि अब मैं थोड़ा गायब होंगी तो चलेगा, मेरी टीम मैनेज कर लेगी। तब मैं कोर्स करने ऋषिकेश में चली गई, एंड इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। मैं उसमें भी बंक मार रही थी बार बार। मैंने मेरी कोई ट्रेनिंग में ऐसा नहीं किया हो कि मैं बंक मार रही हूँ वो ट्रेनिंग में से, पर मेरा माइंडसेट ही वैसा नहीं था और मैं सो ही नहीं पाती थी। तब मुझे ऐसा रियलाइज हो कि कब तक ऐसा चलेगा। और वो मुझे रियलाइज पता है कब हुआ? मैंने मेरी मम्मी को रोते हुए देखा मेरे लिए, एक दिन मैंने मेरी दादी को रोते हुए देखा मेरे लिए। तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं, ये तो सही नहीं है। एक इंसान चला गया, उसके पीछे इतने सारे जो लोग हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं उनको सफ़र करवा रही हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो मुझे क्लास तो जाना है। तब मैंने क्लास जाना स्टार्ट किया। वो 8-9 घंटे जो मैं क्लास पे स्पेंड करती थी, मेरा खुद का वर्कआउट होता था, मैं ईज़िली वो ज़ोन में से बाहर आ गई। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एंडोर्फिन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, मतलब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑटोमेटिकली आप अच्छा और शांत फील करते हो। आप देखना, जो इंसान रोज वर्कआउट करता है ना कहीं बहुत काम होता है। तो वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी मेंटल फिटनेस भी अच्छी रखता है। तो मैंने तो आपकी कई सारी रील देखी है, इनफैक्ट सभी रील देखता हूँ, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। तो हर रील में जब गाना बजता है म्यूजिक पे, तो आप जो है काफ़ी एनर्जेटिक लगते हो और साथ में हाँ हाँ चिल्लाते हो। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आप लाते कहाँ से हो? मैं एक ऐसी चीज़ कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत प्यार है। मैं डांस कर रही हूँ, मुझे उससे बहुत प्यार है। तो एनर्जी मुझे लगता है वहीं से ही आती है। और दूसरी चीज़, मैं खाती बहुत ज़्यादा हूँ, खाती बहुत अच्छे से हूँ। मेरे ग्रुप में जितने लड़के हैं वो जितना खाते हैं उतना ही मैं भी खाती हूँ। तो मैं वो थोड़ा-थोड़ा नहीं खाती हूँ। मेबी शायद मेरी एनर्जी वहाँ से भी आती है। खाने में नो कॉम्प्रोमाइज़। आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को कुछ टिप्स देते हो को आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, ऐसा कुछ? मैं डाइट काउंसलिंग के बहुत सारे सेशंस लेती हूँ, तो मैं उसमें यही चीज़ बोलती हूँ कि नहीं खा के जो आपको लगता है ना कि वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू ईट प्रॉपर्ली और टाइम टू टाइम खाना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स को टिप्स तो देखती हूँ डाइट के काफ़ी ज़्यादा। और वडोदरा का जो फेवरेट फूड है, आपको पता चल गया होगा किस चीज़ की बारे में बात कर रहा हूँ। किस चीज़ की? सेव सर, वो आपको पसंद है? ऑफ कोर्स, कैसे नहीं पसंद आएगा। वड़ा पाव बहुत पसंद है, टेस्टी का वड़ा पाव तो। खाते हो? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही लाइफ का ये है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पर मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका फोटो भी छपा था, उसके बारे में कुछ? टाइम्स ऑफ इंडिया में कई बार फोटोज छपे हैं, दिव्या भास्कर में छपे, ऑलमोस्ट सब में छपे हैं, तो अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैं जब यूट्यूबर बना तो मैंने एक व्लॉग चैनल चालू किया था जिसका नाम पहले वडोदरा लवर था और जिस पे हमने वीडियो भी बनाया था। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है ऑडियंस के बीच वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था। तो मुझे अंदर से बहुत ही ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। तो जब आप फन स्ट्रीट के स्टेज पे चढ़े, आपके सामने इतनी सारी पब्लिक है, तो आपको कैसा फील हुआ? देखो, इसकी भी ना एक बैक स्टोरी है। मैं ना स्कूल में बहुत इंट्रोवर्ट इंसान थी। जो भी लाइफ में चल रहा था, जो भी स्ट्रगल्स चल रहे थे, उसकी वजह से मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुकी थी। तो इंट्रोवर्ट टर्म लोगों को अब पता है इंट्रोवर्ट क्या होता है। पहले लोगों को लगता था इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट तो पता ही नहीं था। पहले लोगों को लगता था ये बात नहीं करती है, मतलब ये घमंडी है, इगोइस्टिक है। तो मैं ऐसी थी कि मैं स्टेज पे जाके भी ना एक्सप्रेशन नहीं दे पाती थी। मैंने मेरा फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस दिया था विदाउट एक्सप्रेशन, सोलो डांस परफॉर्मेंस था। बट उसके बाद मैंने कॉन्स्टेंटली स्टेज पे मैं जाती रही और मैं थी कॉन्वेंट स्कूल में, जो फतेहगंज पे बहुत फेमस स्कूल है। तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है और मैं डांस में अच्छी थी, तो वो लोग मुझे पुश करते थे स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए। मैंने बहुत स्टेज परफॉर्मेंसेस किए, धीरे-धीरे खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया, एक्सप्रेशंस लाने स्टार्ट किए। मैं नीचे देख के डांस करती थी स्टेज पे। जनरली मैं ऐसे डांस नहीं करती थी, बट स्टेज पे हमेशा ऐसा होता था। तो वो धीरे-धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। वो एकदम से नहीं आया। तो जब मैं फन स्ट्रीट पे गई या हैप्पी स्ट्रीट पे गई, जो मैंने वो क्राउड देखा,
तब तक मैं ऑलरेडी वो पॉलिश हो चुकी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टेज पे जाना। इनिशियली जब मैं ऐसे स्टेज पे जाती थी पूरी रात नहीं सोती थी, मैं सोती थी लोगों को कैसे फेस करूंगी। फन स्ट्रीट के हर सेशन के पहले मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, हर बार का ये रहा है। पर अब जो टाइम है वो बहुत डिफरेंट है। अब अगर मैं स्टेज फेस करती हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है। तो वो टाइम और एक्सपीरियंस होता है जिसके साथ आप पॉलिश होते जाते हो। फन स्ट्रीट जब से हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाने आते होंगे, लोग आपकी जो स्टोरी है वो मेंशन करते होंगे। मैंने देखा था कि मैं जो है टैप टैप करते जा रहा हूँ, आपकी स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, लोग आपको मेंशन किए जा रहे हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा था? और फन स्ट्रीट होने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? फन स्ट्रीट का ना मेरा एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये था कि जब फन स्ट्रीट खत्म हुआ उसके बाद खत्म हो चुका है, सेटअप उतर रहा है और ऐसे एक लंबी लाइन बन के खड़ी है क्यों मेरे साथ फोटो लेने के लिए। ओ माय गॉड, दैट वाज लाइक द बेस्ट मूवमेंट ऑफ माय लाइफ। मतलब मैं वो टाइम भूल नहीं सकती जिस तरीके से लोग ऐसा लाइन लगा के खड़े थे सिर्फ मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए। और जब लोग ऐसा स्टोरी पे मेंशन करते हैं ना, ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितना अच्छा फील होता है, कितना ग्रेटफुल होता है, कितना ग्रेटफुल फील होता है। जब मैं 2017 में यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था तब मेरे पास ना सेटअप था ना कुछ था। ग्रीन कलर का मम्मी का एक दुपट्टा था, उसको लगा के ग्रीन स्क्रीन आगे जो है मैं वीडियो बनाता था। तब लोग मुझसे बोलते थे कि इसमें से पैसे नहीं मिल सकते, यूट्यूब से कोई पैसे नहीं कमा सकता, ये है वो है। मेरे घर वाले भी मुझसे पूछते थे कि तुम मोबाइल में क्यों घुसे रहते हो, तुम कुछ अलग काम कर रहे हो, ऐसा वैसा। मेरे रिश्तेदार भी कहते थे कि ये तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा, ये है वो है। तो आपके रिश्तेदार भी ऐसा कहते होंगे? ऑफ कोर्स काफी लोगों ने बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो, मैं ऐसी पर्सन रही हूँ कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। मैं भी अब अभी उनसे नहीं मिलता। आप कैसे रिएक्ट करते हो उन रिश्तेदारों से अभी? मेरे रिश्तेदार ऑनेस्टली सब बहुत अच्छे हैं। और मैंने जो पहले का भी एक एग्जाम्पल बताया ना कि लोग ऐसा मेरे बारे में बोलते थे, वो बेसिकली मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे आसपास की पब्लिक थी, मेरे एरिया के लोग थे। बाकी मेरे रिश्तेदार जैसे मेरे घर वाले रहे वो वैसे ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और पता नहीं क्यों मैं ना मन में ग्रजेस नहीं रख पाती हूँ। मैंने एक चीज़ तो लाइफ में सीखी है कि अगर मुझे इस इंसान से प्रॉब्लम है मैं जाके उससे बात करूंगी, और मैंने ऐसा किया है। अभी जैसे मैंने मेरा ये न्यूज़ शेयर किया कि गुलशन ने मुझे प्रपोज किया एंड उसने मुझे रिंग पहनाई। मैंने इतने दिन हो गए, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर हो गया, मैंने मेरे किसी ग्रुप में नहीं किसी को बताया है कि ऐसा हुआ है। आई एम लाइक दैट, मुझे जब इच्छा होगी तब मैं सबको बताऊंगी, सबको साथ में। पर मैंने मेरे किसी रिश्तेदार को ऐसा स्पेशली मैसेज नहीं किया है कि मेरी इंगेजमेंट हुई है या कुछ भी। दैट इज़ अ बिग न्यूज़। बट मैं ऐसी ही हूँ, मैं गेली इंसान हूँ। मुझे किसी से उतना ज़्यादा एक्सट्रीम फ़र्क भी नहीं पड़ता और मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है ना ये इंसान को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं तो जाके बात करके आऊंगी कि बताओ भाई क्या बात करनी है, सामने बैठ के बात करते हैं, खत्म करते हैं, पॉइंट खत्म करते हैं इसको। दबंग। हाँ। अभी मेरे मन में जब ये नाम आता है उर्वी पारवानी तो उसके साथ एक शब्द जुड़ा है, जुम्बा ट्रेनर, जुम्बा इंस्ट्रक्टर, फिटनेस ट्रेनर। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे सुनना चाहेगी कि एक्चुअल में उर्वी पारवानी है कौन? फिटनेस ट्रेनिंग के अलावा वो और क्या करती है, और उनकी जो निजी लाइफ है उसके बारे में जो है आप थोड़ा बताइए। मैं इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, दैट इज़ माय सेकंड कैटेगरी। मैं वीडियोस बनाती हूँ ब्रांड्स के लिए। आई डू अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन। सो मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ एंड मैं ट्रेनर तो हूँ, बट मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ क्योंकि मेरे 5 फिटनेस सेंटर्स हैं जिसमें ये सेशंस चलते हैं। आई हैव अ वेरी गुड टीम अंडर मी, तो सारे सेशन सिर्फ मैं नहीं लेती। एक वक्त पे हमारे 5 बैचेस चल रहे होते हैं। सुबह 7 बजे का फॉर एग्जांपल स्लॉट है तो 7 बजे 5 अलग अलग लोकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं। तो आई मैनेज माय बिजनेस, आई एम अ एंटरप्रेन्योर एज वेल। और मैं मेरे ही बिजनेस में ट्रेनर का जॉब भी करती हूँ, देन मैं इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ। बट उसके अलावा मेरी फैमिली में मेरे अलग अलग रोल हैं। मैं एक डॉटर हूँ, मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ, फियांसे हूँ। सो बहुत सारे। और सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है मेरे भाई बहन, मेरे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं मेरी लाइफ में। मेरे सिबलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो बैक सपोर्ट रहा है आपका, वो कौन? मेरी मम्मी और मेरी बहन। और आपने अभी थोड़े समय पहले ये बात की कि पहले आप सब खुद मैनेज करते थे, कॉल भी आप उठा रहे हो, तो अभी आपकी कितनी बड़ी टीम है? 12 इंस्ट्रक्टर्स हैं और 2 एडमिन टीम है, अच्छा, ऑल फीमेल्स, हमारी और अमेजिंग फीमेल। हमारी और कोई शाखा नहीं है, आपकी बहुत सारी शाखा है। आपकी कितनी ब्रांचेस है? 5। 5। यस। जब हम मिले थे तब कितने थे? 3। 3, 2 बढ़ गई। यस, और हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए, ऑनलाइन केटर कर रहे हैं हम लोग, दुनिया में अलग अलग लोगों को करवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं। मैं पहले ही आपको बोला था कि मैं आपके लिए बहुत ही लकी हूँ। हाँ, राइट, डेफिनेटली। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में विपुल कौन है? विपुल एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर दी है। तो विपुल की पूरी स्टोरी मुझे पता है, कहाँ से विपुल एक जॉब करने के लिए इतना ज़्यादा ट्रैवल करता था, नाइट शिफ्ट करता था। आज वो विपुल ने अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर दी है। मुझे लगता है सिर्फ आपके बच्चे और आपकी वाइफ सिर्फ आप पे प्राउड फील नहीं करती, उससे कहीं ज़्यादा आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करते हैं। आपने मुझे आपके पापा का एक सिचुएशन बताया था जब उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जब इतने सारे डेब्ट्स थे आपके ऊपर, तो आपने उसको पूरा रिकवर किया और रिसेंटली आपने इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल की है। सो आप लाइफ एक एक पता है वो पूरी क्या बोलते हैं, फैमिली में जो जनरेशन्स होती है उसमें एक ऐसा इंसान आता है जो पूरी लाइफ चेंज कर देता है पूरी फैमिली की। आई थिंक यू आर दैट पर्सन। जैसे शाहरुख खान ने अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर दी। उर्वी जी की भी जो कहानी है वो ऐसी है, स्ट्रगलिंग लाइफ उनकी जो रही है। तो अब हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप तो जो है इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं, एंटरप्रेन्योर है आप, तो आप जो है ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मूवी देखना पसंद करते हैं या बुक्स वगैरह पढ़ना जो है पसंद करते हैं? मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, बट हाँ, मूवी देखना ज़्यादा पसंद है। मूवी देखना ज़्यादा पसंद है। अब बट वो बुक्स रीड करना भी बहुत पसंद है। सो मूवी एक ऐसी चीज़ है, अगर मैंने शुरू कर दी तो मेरे अंदर वो एक कीड़ा है, मुझे ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। बुक्स में एक थोड़ा एक बेनिफिट है, बुक रीड करना शुरू करो, थोड़ी देर में नींद आ जाती है। मैं ना मूवी देखने गया था, मुझे आपकी तरह एक लेडी दिखी थी वहाँ पे। शायद वो मूवी का नाम डंकी था। तापसी पन्नू। नहीं, आप ही थे। नहीं। आप डंकी मूवी देखने आए थे तक्ष के। ओ यस, हम लोग मिले थे वहां पे हाँ, तक्ष में। मुझे लगा कि आपको सब याद है लेकिन आप भूल गए। नहीं नहीं, मुझे अब भी याद आया। मेरे एक भैया है, वो मुझे हमेशा ऐसा बोलते हैं कि तू तापसी पन्नू जैसी दिखती है, तो मुझे लगा शायद मे बी। अच्छा, इसी वजह से आप मूवी हाँ। देखने आए थे। नहीं नहीं नहीं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एआई जो है फिटनेस ट्रेनर की जगह ले सकता है? मान लो कि अभी मैं जो है मेरा फोटो, थोड़ा फनी क्वेश्चन है, चैट जीपीटी को दे दूं और बोल दूं कि मेरा 50 मिनट का एक वीडियो बना दे जिसमें मैं जुम्बा डांस कर रहा हूँ, ओके, फिटनेस ट्रेनिंग के लिए मैं डांस कर रहा हूँ, ऐसा मेरा 1 घंटे का वीडियो बना दे, तो वो नाच रहा है और मेरी बॉडी जो है मेरा वेट लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 10% मे बी एआई हमारी जगह ले सकता है। जिन लोगों को ऐसा, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, तो वो एआई के साथ वर्कआउट कर लेंगे, पर 90% हमारी फील्ड में लोगों को चाहिए मोटिवेशन। तो 90% एआई कभी हमारी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ह्यूमन टच। यहाँ पे आपके पास एक वो पेशेंस होना चाहिए लोगों के प्रॉब्लम सुनने के लिए, जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, उसका सल्यूशन देने के लिए, और लोगों को मोटिवेट करना है कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करने के लिए, जो हम करते हैं, जो एआई कभी नहीं कर पाएगा। 21 सेंचुरी में जो मनुष्य है उनकी जो इच्छाएं होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अभी आपकी फ्यूचर में क्या इच्छाएं है? आपका अगला पड़ाव क्या है? आप क्या सोचते हैं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में? अभी आपको कौन सा पड़ाव पार करना है? मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जो टीम है ना, उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे जिन्होंने पास्ट में कभी कोई काम नहीं किया है, वो सब हाउसवाइफ रही है, और वो सब बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स रही है लंबा टाइम, 5 से 6 साल। मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसे और फीमेल्स, 60 to 70 फीमेल्स, जो मैं चाहती हूँ मेरी टीम में ज्वाइन हो, जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया और वो कुछ कर रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। जैसे आपने कैसे मुझे कहा कि आपको लोग मेंशन करते हैं, कैसा फील होता है, मेरी पूरी टीम के साथ आई थिंक आज के टाइम पे ये चीज़ है कि लोग उनको मेंशन करते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी घर में दे दिया है और अब वो एक डिफरेंट लाइफ जी रही हैं।
तो मैं ऐसे बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ चेंज करना चाहती हूँ। और डेफिनेटली जब आप अच्छी चीज़ें करते हैं तो आप ग्रो तो करते ही हैं। और मैं मेरा एक ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ वर्कआउट वेयर का, जो होपफुली मैं नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च करूँगी। हमारी यही दुआ रहेगी कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करें। यस। तो उर्वी, अब हम बात करते हैं कि लोग आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ में। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरी सर्जरी हुई थी, जब मैं व्हील चेयर पे थी, तो सर्जरी के पहले ही नहीं पता था कि उसके बाद मुझे 1.5 महीना व्हील चेयर पे रहना है। फॉर अ पर्सन जो इतने सारे सेशंस लेता है दिन के, अगर उसको बेड पे बैठना पड़े तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो मेरी सर्जरी के बाद मुझे पता चला कि ऐसा होने वाला है। तो जब मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ शेयर की ना, यू वोंट बिलीव, मेरे घर पे मेला लगता था रोज़, इतने सारे लोग आते थे। एंड मैंने एक दिन ऐसा बोला था कि मुझे पानी पूरी खाने की इच्छा है, तो अलग अलग जगहों से पानी पूरी के ऐसे 5-5 ऐसे पार्सल्स आ चुके थे एक ही दिन में। तो तब मुझे ऐसा बहुत अच्छा फील हुआ कि लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। एंड पता है वो फेज़ में ना मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनी धीरे-धीरे। मैंने बात करना सीखा। शायद अगर आप 5-6 साल मेरे पहले मेरे साथ ये पॉडकास्ट करते तो मैं नहीं कर पाती। मैं टॉकेटिव थी ही नहीं बिल्कुल भी। लोगों को लगता था मैं ईगोइस्टिक हूँ, बट आई वाज़ इंट्रोवर्ट। मैं बात कन्वर्सेशन कभी बिल्ड नहीं कर पाती थी। पर ये जो लव अफेक्शन मैंने जो टाइम के साथ देखा, मैंने लोगों की बातें सुनना शुरू की, मैंने अपने चीज़ें शेयर करना शुरू की, मैं एक्सट्रोवर्ट बनना स्टार्ट हुई। रिसेंटली मैं जब यूएस गई थी, आई वॉज देयर फॉर 35 डेज। एंड मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था कि आई एम ट्रैवलिंग टू सियाटल, एंड अगर कोई कनेक्ट करना चाहता हो तो कुछ फॉलोअर्स मुझे वहाँ के भी मिले। एंड आई गॉट अ चांस टू टेक सेशंस। सो मैंने जो सेशंस लिए वो कुछ डिस्टेंस पे होते थे। और यूएस में ऑनेस्टली आपके पास अपना खुद का व्हीकल होना चाहिए। आप सो माय फियांसे ही वाज एट वर्क, उनका खुद का काम भी चालू था, बट वो कैसे भी मैनेज करके आते थे, मुझे पिक करते थे। हाफ एन आवर 40 मिनट ड्राइव करके आते थे, मुझे पिक करते थे। हाफ एन आवर 40 मिनट के डिस्टेंस पे मुझे लेके जाते थे सेशंस लेने के लिए। सेशन खुद अटेंड करते थे, वीडियोग्राफर भी बनते थे। तो मुझे इतना ग्रेटफुल फील होता था। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड शेल, अमेरिकन है, उसने मुझे ऐसा कहा कि यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ ब्यूटिफुल सपोर्टिव पार्टनर। मेरा हस्बैंड तो मेरे एक भी सेशन में आज तक आया नहीं है सेशन अटेंड करने के लिए। उसने मुझे कभी ये भी नहीं पूछा कि मैं क्या करवाती हूँ। एंड माय पार्टनर इज समबडी जिसने हैप्पी स्ट्रीट भी अटेंड किया हुआ है, जिसने फन स्ट्रीट भी अटेंड किया हुआ है नीचे, और हमेशा वो करता था। और इनफैक्ट यूएस में मैंने जो इतने सारे सेशंस लिए, ही वॉज देयर एवरी टाइम, एवरी टाइम। एंड सबसे बड़ी चीज़, मेरी मम्मी भी चलती थी। मेरी मम्मी को जुम्बा बिल्कुल नहीं आता, जुम्बा का जेड भी नहीं आता, वो डांस नहीं कर पाती है। बट वो खुद भी, उन्होंने इतना ट्राई किया ना जुम्बा करने का उस टाइम पे। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ। टचवुड। और अब बात करते हैं कि वडोदरा में आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी या ऐसा कुछ अभी तक? कंट्रोवर्सी तो नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ पास्ट में ऐसे आप फन स्ट्रीट के स्टेज पे एक इंस्ट्रक्टर के साथ हुआ था, बट वो चीज़ में मुझे काफ़ी ऐसा बुरा फील हुआ था मुझे कुछ टाइम के लिए। बट मैंने उसको भी ओवरकम किया। लाइक मेरा, आई वॉज टेकिंग द सेशन, मेरा सेशन चल रहा है। लकीली हम 3-4 इंस्ट्रक्टर थे, मैं अकेली इंस्ट्रक्टर नहीं थी। लकीली मैं थोड़ी ज़्यादा फेमस हो गई, लोग मुझे पसंद करने लगे, लोग मेरे नाम की हुटिंग कर रहे थे। सो उसने माइक ले लिया और वो बीच में आके उसने अनाउंस कर दिया, आर यू गाइज रेडी टू डू जुम्बा विथ मी। मुझे नाम नहीं लेना है उनका, पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। एंड दैट टाइम आई वॉज 18, मैं 18 साल की थी। तो मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा हिट कर गई थी कि मैं 2 दिन तक रोई थी उस चीज़ को लेकर। तो ऐसा 2-3 बार मतलब स्टेज पे उन्होंने मेरे साथ किया है, बट देन फिर मैंने उसको भी ओवरकम कर लिया। फिर मुझे समझ आ गया, जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया मैं स्टेज से नीचे उतर गई। मुझे वहाँ पे वीएमसी से एक बंदा बोल रहा था कि तुम नीचे क्यों उतरी, तुम्हारा स्लॉट थोड़ी खत्म हुआ था। तो ऐसा हुआ है 2-3 बार, 2-3 ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया है, कॉम्पिटिटर्स ने डिमोटिवेट किया है, बट वो ओवरकम कर लिया है। आज के टाइम पे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे डिमोटिवेट हो गए थे? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितना रोई थी।
2 दिन तक रोई थी मैं, बच्चों जैसा रो रही थी। अभी वो लोग आपकी तरक्की देखकर खून के आंसू रो रहे होंगे। पता नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि कोई मेरी तरक्की देख के दुखी हो। हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है और हम तो ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा यूज़ होती है ना, तो अगर आप उतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि सब ग्रो करे। मैं कभी नहीं चाहती। आई कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम माय कॉम्पिटिटर्स ऑलवेज़, क्योंकि आप कभी वो म्यूचुअली एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ नहीं मिल सकते। तो बेटर आप डिस्टेंस रखो, पर मैं कभी उनके लिए खराब नहीं सोचती ऐसा। अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी रिग्रेट फील किया कि आप इस फील्ड में आए? रिग्रेट ऐसे तो कभी फील नहीं किया, पर कभी-कभी ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा फील हो जाता है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं होगा। बट देन फिर अगर ये सोचने जाओ कि पूरी लाइफ चेंज हो गई है तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जब इंजरी हुई थी तब उस टाइम पे आपने क्या सोचा था? आपको ये जो है कंटिन्यू रखना है, या आपको ये मतलब मन में ख्याल आया था कि आगे अब आप ये नहीं कंटिन्यू रख पाओगे, ऐसा कुछ? देखो, जब मैं ना बेड पे थी, हॉस्पिटल में ही थी, डॉक्टर ने जब ऐसा बोला था कि 1.5 महीने तक व्हीलचेयर पे रहना है, 2 साल तक तो भूल जाओ आप कुछ कर पाओगे। तो उस टाइम पे मेरा रेंट चालू था, मेरे क्लास का रेंट चालू था व्हिच वाज़ 30,000। बहुत बड़ा अमाउंट था यार उस टाइम पे। 2018 में आई थिंक मेरी सर्जरी हुई थी। 2018 में 30,000 का रेंट बहुत बड़ा अमाउंट है। जब आपको पता है कि और ऊपर से साल की फ़ीस ली हुई थी लोगों से, तो ऑब्वियसली हम तो ऐसे लोग नहीं साल की फ़ीस लेके लोगों की भाग जाएँ, ऐसा टाइप का कुछ। तो ये भी था कि लोगों को शायद रिफंड करना पड़े, ये रेंट कैसे चलेगा, क्लास कैसे चलेगा, ये सब थॉट्स चल रहे थे और घर उस पे ही चलता था। तो मेरी बहन ने ऐसा बोला कि वो ऑलरेडी एक जॉब कर रही थी, उसने बोला मैं नाइट शिफ्ट की भी एक और जॉब ले लूँगी। दैट वाज़ द पॉइंट। ऐसा फ़ील हुआ कि यार हमारा इतना बुरा टाइम है कि उसको 2 जॉब्स करनी पड़े। तब मैं ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा रोई थी कि क्या होगा लाइफ में, आगे क्या करेंगे? मैंने भी ऐसा सोच लिया कि कुछ जॉब करना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ढूँढ लेती हूँ। बट फिर मैंने रिकवर फटाफट किया। मैं जब वॉक करना स्टार्ट किया उसके आई थिंक 1 महीने बाद ही मैंने मेरा काम शुरू कर दिया था और बहुत अच्छे से काम शुरू किया था। 5 मंथ्स के एंड में तो एक मिसेस इंडिया का पेजेंट था जो गोवा में हो रहा था। सो वो मैंने आई वाज़ पार्ट ऑफ दैट, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रही थी उनको। सो एक फ़िटनेस ट्रेनिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है, कोई भी ऐसे पेजेंट्स होते हैं मिसेस इंडिया के, तो मैं उसमें भी ट्रेनिंग दे रही थी विदिन 6 मंथ। तो मेरा जो डॉक्टर था जो मुझे ये बोल रहा था ना कि तुम भूल जाओ अब तुम ये प्रोफ़ेशन कंटिन्यू कर पाऊँगी, आज वही डॉक्टर कितने लोगों को मेरा एग्ज़ाम्पल देता है और लोग मुझे आके बताते हैं कि आपके बारे में बात कर रहे थे कि उसका रिकवरी तो देखो, उसका रिकवरी 2 या 3 महीने में हो गया। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ हियर। अगर आप पॉजिटिव हो ना, तो आपको कितने भी इश्यूज़ है आप ठीक हो सकते हो और मैं तो ठीक हो गई। मुझे डॉक्टर ने बोला था आप भूल जाओ आप कभी कुछ कर पाओगे, क्योंकि मेरा नी का सर्जरी भी बहुत मेजर सर्जरी हुआ था एंड टच वुड मुझे आज के टाइम तक कोई नी प्रॉब्लम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आप कॉर्पोरेट सेशन भी लेते हो, हुँ। तो आपने कभी किसी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्वमेंट आपने कोई ब्रांड शूट किया हो? ब्रांड शूट मतलब बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैंने काम किया हुआ है। मैंने अडानी मैराथन के लिए काम किया हुआ है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैंने हैवमोर आइसक्रीम के लिए शूट किया हुआ है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के लिए मैंने शूट किया हुआ है। एक बहुत अच्छा कोलैब आया था मेरे पास, पता नहीं वो फिर क्यों वर्कआउट नहीं हुआ, बट उसके लिए रिग्रेट थोड़ा होता है कि काश वो चीज़ हो जाती तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती। मैं बाली में थी एक इवेंट के लिए एंड पीछे से एक इवेंट कंपनी है जो मुझे रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी। बेसिकली मेरी टीम को रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी एडमिन टीम के ही नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं। तो वो इवेंट था, उन लोगों ने ऐसा बोला था कि प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है, जिसमें हम चाहते हैं कि आपका जो वायरल चेयर वर्कआउट है, आप आके वो करवाओ और ज़ुम्बा करवाओ। तो 2 दिन का इवेंट है। अब वो इवेंट्स की ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे, दे सेड जामनगर में एक इवेंट हो रहा है ये। और मेरी टीम मुझे रीच आउट कर नहीं पा रही थी। मैं जब होटल में जा रही थी, वाईफ़ाई कनेक्ट हो रहा था, तब मैं बात कर रही थी उनसे। तो मैंने थोड़ा डिले कर दिया रिप्लाई करने में, तो फिर डिले होता गया। देन उन्होंने डायरेक्टली ऐसा बताया कि देखो डिले मत करो, ये अंबानीज़ वेडिंग है एंड प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है, जहाँ पे आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मिलोगे। तो एक्साइटमेंट एकदम पीक पे।
सब कुछ फाइनल हो गया। जो इवेंट कंपनी थी जिसने रीच आउट किया था वो भी बहुत बड़ी इवेंट कंपनी थी मुंबई की, उनसे बहुत अच्छे से फिर बात हुई। मैंने नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म भी साइन कर दिया था, सब प्रोसेस डन है, सब कुछ डन है, A to Z डन है। सडनली उन लोगों ने गोस्ट आउट कर दिया, सडनली गायब हो गए एकदम से। फिर एक दिन से वैसा मैसेज करते हैं। हमने उनको मैसेज किया कि एटलीस्ट जस्ट टेल अस इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, तब सिर्फ बता दो हमको। फिर उसने सडनली मैसेज किया कि वी आर नॉट डूइंग दिस। एंड देन लेटर मुझे लगा शायद किसी और ने मुझे रिप्लेस कर दिया, बट लेटर आई गॉट टू नो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन लोगों ने वो फिटनेस का जो सेगमेंट था उसको हटा ही दिया था। तो वो मुझे एक थोड़ा ऐसा होता है कि काश वो हो जाता, काश वो एक सेशन, काश हो जाता। फोन वोन तो अलाउड नहीं थे अंदर, सब कुछ आपको ऐसा लॉक करके जाना था। लेकिन कोई अंदर बात से नहीं, हम आप- मिल लेते हाँ, इतने सारे लोगों को, कुछ एक लाइफ चेंज हो जाती। शायद मे भी एक छोटा सा कोई वीडियो बाइट मिल जाता, लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हो जाती। सही है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक सिखाने का मौका मिल जाता, बट ठीक है, नसीब, काश वो टाइम जल्दी आएगा। मैनिफेस्टिंग दैट टाइम अगेन। फिर कभी काश होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रिडिक्शन करने में काफ़ी अच्छा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उर्वी को ड्राइव करना बहुत पसंद है, कार ड्राइव करना बहुत पसंद है। क्योंकि जब हम रसलपुर गए थे तब आपने बोला था कि मुझे ड्राइविंग करना है। मैंने आपकी ड्राइविंग स्किल देखी तो मैंने सोचा कि क्या लड़की है यार, क्या मतलब कार ड्राइव कर रही है। और मैंने अभी रिसेंटली जो है, आप जब वहाँ पे गए थे यूएसए, तब देखा कि आप ड्राइविंग की ही स्टोरी लगा रहे हो। हाँ, तो आपको कितना पसंद है? मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है। सो मेरी गाड़ियाँ आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो। मेरे पास एक थार है, एक बुलेट है, और मुझे बहुत मज़ा आता है थार चलाने में भी और बुलेट चलाने में भी। और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत हैप्पी टाइम होता है। सॉन्ग सुनते सुनते गाड़ी चलाना बहुत अच्छा फील होता है मुझे। बीच में हमारी बात पैशन है वो मेरे लिए एक बीच में- तरीके का। बीच में हमारी बात हुई थी कि आपकी थार और मेरी कार की जो है रेस करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। बाद में हाँ। पता नहीं वो बात कहाँ पे हवा में उड़ गई। राइट। तो अब हम जो है हमारे दर्शक मित्रों के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि जो लोग फिटनेस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या जुम्बा स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि फिटनेस स्टार्ट करने में लेट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए। एंड बस सोचो मत, शुरू कर दो। शुरुआत के शायद एक हफ्ते आपके खराब जाएंगे अगर आपने पास्ट में कभी कुछ नहीं किया होगा, बट देन यू विल लव इट। जो चेंजेस आप अपनी बॉडी में देखोगे ना, आपको आदत हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा उसका। देखो, मैं आपके लिए कंपटीटर नहीं खड़े कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनना है तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी होती है या कोई एग्जाम वगैरह देनी होती है? zumba.com करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे बेसिक 1 ट्रेनिंग मिलेगी। और वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में हो रही है, अब तो वर्चुअल भी होने लग गई है। तो आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करके एंड यू कैन बिकम अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर। ट्रेनिंग लेने से आपको चीज़ें सीखने को तो डेफिनेटली मिलती है, बट उससे कुछ नहीं होता। मतलब वो दैट इज जस्ट 10%। उसके बाद आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। अगर आपको एक अच्छा जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर आप पैशनेट हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और जुम्बा इंस्ट्रक्टर और फिटनेस ट्रेनर के लिए आगे क्या फ्यूचर है? जुम्बा जिस हिसाब से हमारी लाइफ चेंज हो रही है ना, जिस हिसाब से हम हर चीज पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, इन सब ने तो हमारी लाइफ और ज्यादा स्लो कर दी है। तो हमारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स का। और बीमारियां बढ़ती जा रही है, जितना फ्यूचर डॉक्टर्स का ब्राइट है ना, उतना ही एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर का भी ब्राइट ही है अब तो। तो जिसको जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनना है वो zumba.com पे जाए, और जिसको ट्रेनिंग लेनी है, जिसको वेट लॉस करना है, जिसको फिटनेस की ट्रेनिंग लेनी है, वो मैम के स्टूडियो पे जाए। आपका जो क्लासेस है वो कहाँ कहाँ पे है, उसके बारे में जो है हमारे दर्शक मित्रों को थोड़ा बता दीजिए। जी, वारसिया, वागुड़िया, मांजलपुर, छानी एंड वासना बाइली, दीज आर द लोकेशंस वेयर वी हैव आवर रेगुलर क्लासेस। बट हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी है, प्लस हम रिकॉर्डेड वीडियो का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास ऑनलाइन जो जूम पे सेशन होते हैं वो भी 8 बैचेस हैं। बट इन केस अगर आप किसी और कंट्री में हैं, टाइम मैच नहीं हो पा रहा, तो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं।
तो मैं फिर से जो है उर्वी पारवानी जी का खूब खूब जो है दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है दिया और उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जो है बताया। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो है मतलब अभी के टाइम में क्या क्या चल रहा है और जुम्बा का कितना इम्पोर्टेंट है, फिटनेस ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए। तो ये पूरा सेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैडम को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुक्रिया कि आपने जो है आप यहाँ पर आए और आपने जो है हमारे दर्शक मित्रों को इम्पोर्टेंस समझाया जुम्बा और फिटनेस ट्रेनिंग का। Thank you so much for having me here.